नंबर क्वेश्चन, जब युग्मक का संलयन जीव के शरीर के बाहर होगा तो उसको क्या कहते हुए जाएंगे? हम सही करेंगे, अपना कमेंट बॉक्स में सारा का सारा उत्तर भेजेंगे। अभी बहुत दिन है, आज तारीख हो गया 4, यानी 4/1/2024, तो 4/1/2024 तो जन्म के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में उमड़ के आएगा, ये सर जनन है तो जनन क्या है? ऑब्जेक्टिव की बारे में तो हम बात करेंगे ही। सुनिए, जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों को जन्म देता है। जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों को जन्म देता है, तो उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। खैर, हम लोग थ्योरी में जनन के प्रकार और जनन के सभी हिस्सों के बारे में जान चुके हैं। अभी ऑब्जेक्टिव की कड़ी है, तो ऑब्जेक्टिव की कड़ी में हम सबसे पहले आज बात करेंगे जीवन अवधि के बारे में। तो जीवन अवधि के बारे में तो जानना यह जरूरी है कि जीवन अवधि होता क्या है। तो जन्म से लेकर करके प्राकृतिक मृत्यु तक के अंतराल को जीवन अवधि कहा जाता है। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के अंतराल को जीवन अवधि हम लोग कहते हैं। जन्म लिया तो जन्म से लेकर तब तक उसका प्राकृतिक मृत्यु ना हो, यानी जब तक वो अपने से ना मरे। ऐसा नहीं कि वो फांसी लगा के मर जाएगा, जहर खा के मर जाएगा, तो हमारा जीवन अवधि कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जन्म लिया जब तक उसका अपने से नहीं मरता है, प्राकृतिक मृत्यु जब तक उसकी नहीं आती है, तब तक वो जीवन अवधि उसका नहीं होगा। तो प्रत्येक जीवों का अपना अपना जीवन अवधि होता है। मनुष्य का जीवन अवधि अलग होता है, यानी मनुष्य इतना वर्ष जीता है। कुत्ता का जीवन अवधि अलग होता है, बंदर का जीवन अवधि अलग होता है। तो प्रत्येक जीव कितना जीता है, अगर ठेठ में हम कहे, वो तो जितना जीता है उसी को जीवन अवधि कहते हैं। मनुष्य के जीवन का कुछ अंतराल होगा, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। बंदर का होगा, बिल्ली का होगा, हर एक चीजों का होगा। तो चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं जीवन अवधि, यानी अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए एक तरफ जीव और एक तरफ उसकी आयु। सबसे पहला तितली। तितली का जो जीवन अवधि होता है वो 1 से 2 सप्ताह तक वो जिंदा रहता है, यानी तितली का आयु 1 से 2 सप्ताह की होती है। दूसरा, गेहूं का पौधा। तो गेहूं के पौधा का जो जीवन अवधि होता है वह 4 से 5 माह होती है, 4 से 5 महीना। उसके बाद धान का पौधा, तो धान के पौधा जो है वह 4 से 5 महीना जिंदा रहता है, यानी 4 से 5 महीने के बाद गेहूं की फसल की कटाई हो जाती है और फसल का उत्पादन अच्छे तरह से हो जाते हैं। उसके बाद आता है कौवा। कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 15 वर्ष होता है। उसके बाद कुत्ता, तो कुत्ता का जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष होती है। कुत्ता का जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष ही होती है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, बंदर। तो बंदर का जीवन अवधि एकदम हमेशा याद रखिएगा 26 वर्ष होती है। बंदर 26 वर्ष जिंदा रहता है और 26 वर्ष के बाद बंदर का देहांत हो जाता है, यानी बंदर का जो जीवन अवधि होता है वह 26 वर्ष होगा। अब कई लोगों का थेथरोलॉजी चालू है यहां पर होगा कि सर बंदर जो है वो 26 वर्ष से ज्यादा जिंदा रह जाएगा, तो जिंदा रह जाएगा तो रह जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। औसतन यानी लगभग बंदर का जो औसत जीवन अवधि होता है वह 26 वर्ष होती है। घोड़ा का जीवन अवधि 60 वर्ष होता है, एकदम हमेशा याद रखिएगा आप। उसके बाद मगरमच्छ आता है, तो मगरमच्छ का जीवन अवधि भी 60 ही वर्ष होता है। हाथी आइए, तो हाथी का जीवन अवधि 65 वर्ष होता है। कितना होता है? हाथी का जीवन अवधि 65 वर्ष होती है, याद हमेशा रखिएगा। कितना होता है? 65 वर्ष। बिल्ली का जीवन अवधि होता है 35 से 40 वर्ष। बिल्ली 35 से 40 वर्ष जिंदा रहता है। 35 से 40 वर्ष के अंतराल के बाद बिल्ली का देहांत हो जाता है। चील का नाम आप सुने होंगे। चील देखें आप लोग? नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, यही चील है। ये चील का जो जीवन अवधि आपको दिख रहा है, इस चील का जीवन अवधि 90 वर्ष होता है,
यानी चील 90 वर्ष ही जिंदा रहता है। तोता का जीवन अवधि जो है वह 140 वर्ष होता है। आपके घर में जो तोता पलता है उसका जीवन अवधि 140 वर्ष होती है। उसके बाद कछुआ, तो कछुआ का जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष होती है। कछुआ का जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष रहती है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद आता है बरगद का पौधा, तो बरगद के पौधा का जीवन अवधि 200 वर्ष होती है। तो इस तरह से कर करके हम लोग जीवन अवधि के तमाम बातों को जान गए। इसको आप हमेशा इस बात को एकदम गांठ मान लीजिएगा। मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे 4 ऑप्शन वाला, यानी देखते हैं अभी हम 20 से 30 गो करीब करते हैं ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद अगर होगा तो और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम जोश में हैं, अपना एक लाइक का बटन दबाइए और एक कमेंट करिए अपने आप पर। चलिए यहां से अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पर और चर्चा करते हैं जो आपके भविष्य के लिए सुनहरा तोहफा होगा। एक ही चलिए अब ज्यादा फोकस नहीं, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं? जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा और आप लोग ऑप्शन सही करिएगा और कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। पहला का इतना, दूसरा का इतना। सबसे पहला, नर तथा मादा, सुनिएगा ध्यान से, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा मुकुलन और चौथा वर्धिकायिक। फिर से जरा एक बार क्वेश्चन देखिए, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं? सबसे पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक, तीसरा है मुकुलन, चौथा है वर्धिकायिक। जल्दी करिए, कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी से जरा मारिए। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी करिए। चलिए कई लोगों का उत्तर आने लगा। ऑप्शन नंबर ए, हां लैंगिक जनन होगा। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को लैंगिक जनन कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? फिर से जरा एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? सबसे पहला ऑप्शन आंतरिक निषेचन, दूसरा है वाह निषेचन, तीसरा लैंगिक जनन और चौथा है अलैंगिक जनन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहला आंतरिक निषेचन, दूसरा है वाह निषेचन, तीसरा लैंगिक जनन और चौथा है अलैंगिक जनन। जल्दी सही कीजिए। वाह, थैंक यू, अलैंगिक जनन, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा सही, अलैंगिक जनन। चलिए बहन अगला पर बढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? तीसरा क्वेश्चन, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? अभी हम बताएं, पहला है 140 वर्ष, दूसरा 90, तीसरा 60 वर्ष और चौथा है 15 वर्ष। चलिए कौन सा ऑप्शन सही मारिए जल्दी। तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 140, ऑप्शन बी है 90 वर्ष, ऑप्शन सी है 60 वर्ष और ऑप्शन 4 है 15 वर्ष।
वाह, एक्यूरेट सही है। चलिए वाह, 140 वर्ष सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए चौथा नंबर देख रहे हैं, धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1 24, बी 12, तीसरा 20 और चौथा 40। धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 24 वर्ष, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 40। मानिए सही। चलिए वाह, सही सही है। कितना? 24 गलत है। चलिए 20 नहीं, एकदम नहीं सही मारिए एक्यूरेट। अभी पढ़ाए हैं हम आपको, थ्योरी में पढ़ाएं। कितना होगा? वाह आराध्या 12 वर्ष, 12 वर्ष बिल्कुल सही। 12 वर्ष जी, 12 ना होगा जी, कितनी संख्या था 12 वर्ष लिखती है। चलिए धान के युग में गुणसूत्रों की संख्या 12, 12 वर्ष नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, उसके बाद आंसर दीजिए। सही दिए हैं, 12 ही होगा। धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 12 ही होती है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 24। मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 20 है, दूसरा 40 है, तीसरा 30 है और चौथा 24 है। चलिए वाह, सही है 20। हाँ, मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। एक मिनट लिखते जाइएगा जिसको नहीं आता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 46, 44, 21, 23। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में नहीं, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 46, 44, 21, 23। पहला ऑप्शन 46, दूसरा 44, तीसरा 21 और चौथा है 23। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। 46 गलत है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या ना होती है 46। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। चलिए 23, बहुत अच्छा। 7वां नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? 7वां नंबर, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? पहला ऑप्शन सांप, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा मुर्गी, चौथा इनमें से सभी। अंड प्रजक प्राणी जो अंडा देता है उसको अंड प्रजक प्राणी कहते हैं। बताइए जरा, इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है? सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी कौन होगा सही? हाँ, इनमें से सभी। सब अंड प्रजक है, सांप, मगरमच्छ या मुर्गी सब अंडे देते हैं, इसलिए अंड प्रजक जीव। 8वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विगुणित है? 8वां नंबर, इनमें से कौन द्विगुणित है? ऑप्शन नंबर 1 है पराग, बी है नर युग्मक, सी है युग्मनज और डी है अंड। 8वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए 8वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनमें से कौन द्विगुणित है? पहला पराग, दूसरा नर युग्मक, तीसरा युग्मनज और चौथा है अंड। बताइए। हाँ, युग्मनज। वाह, युग्मनज द्विगुणित है, सही है। युग्मनज, युग्मक नहीं, युग्मनज द्विगुणित है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित होता है? निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित होता है? निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित होता है? ऑप्शन 1 कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट तीसरा है और चौथा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित होती है? पहला ऑप्शन कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा ब्रायोफाइट्स और चौथा है इनमें से सभी। चलिए देख रहे हैं, जल्दी से सही करिए, कौन सा ऑप्शन होगा? कुछ लोगों का आने लगा। हाँ, सभी।
यानी कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, ये सब पादपकाय हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही सभी होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। द्विगुणित प्राणियों के उदाहरण हैं। द्विगुणित प्राणियों के उदाहरण हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है जोंक, टेपवर्म, तीसरा है स्पंज और चौथा है इनमें से सभी। चौथा है इनमें से सभी। चलिए सही करिए। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं जोंक, टेपवर्म, स्पंज, इनमें से सभी। चलिए जोंक, चलिए जोंक है। सूरज, जोंक नहीं बेटा, जोंक नहीं, जोंक भी तो है, ये है। उसके बाद बताइए, जोंक के साथ साथ भी है। ऑप्शन नंबर सी सर, स्पंज। चलिए स्पंज, आगे बढ़िए। और स्पंज तो है ये जी। देखिए जोंक भी है, टेपवर्म भी है, स्पंज भी है, और कहने का मतलब तीनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही मारिए, ये सभी। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़िए, बस थोड़ा सा है। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? निम्न में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है नीला कुरेंजी, ऑप्शन नंबर बी है सूरजमुखी, सी बांस और चौथा बरगद। चलिए बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में एक बार फूल देता है? कौन पौधा बताइए? नील कुरेंजी, सूरजमुखी, बांस, बरगद, कौन देगा जल्दी बताइए। 12 वर्ष में एक बार फूल देने वाला पौधा, नीला कुरेंजी, सूरजमुखी, बांस या बरगद? चलिए हाँ, नीला कुरेंजी हम बताएं आपको, नीला कुरेंजी। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही होगा, नीला कुरेंजी। 12 के तरफ आइए। मध चक्र किसमें पाई जाती है? मध चक्र किसमें पाई जाती है? चलिए गाय, कुत्ता, भेड़, ये सभी बताइए किसमें होगा? गाय में होगा, कुत्ता में होगा, भेड़ में होगा कि सभ्य में होगा? मध चक्र, मध चक्र किसमें होगा? चलिए इसी के तरफ इसका आंसर ना बताते हैं, और थोड़ा सा इसी का टाइप का दूसरा क्वेश्चन में आपका कंफ्यूज हम करते हैं। देखिए ध्यान से, इसी का टाइप का ऋतु शराब चक्र किसमें होता है? इसका ऑप्शन देखिए, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, ये सभी। एक है मध्य चक्र किसमें पाई जाती है, और एक क्वेश्चन है ऋतु शराब चक्र किसमें पाई जाती है। दोनों में कंफ्यूज करिएगा तो ध्यान से सुनिए। जो हमारा जानवर में होगा वो मध्य चक्र पाया जाएगा, और जो मनुष्य से संबंधित होगा, जैसे मनुष्य के जो प्रजातियां होगी उसमें होगा ऋतु शराब चक्र। तो बताइए मध्य चक्र किसमें होगा? तो जो जानवरों की प्रजाति है, गाय में भी होगा, कुत्ता में भी होगा, भेड़ में भी होगा, यानी ये सभी में होगा। तो 12 का आंसर हो गया ये सभी। 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर, मनुष्य से संबंधित, बंदर भी एक मनुष्य का ही प्रजाति है। चिंपैंजी हम लोगों का पूर्वज हैं। मनुष्य भी है, मनुष्य तो है ही है। यानी कहने का मतलब ये तीनों ऑप्शन सही, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही। तो 13 के ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल निकलता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिए। कौन ऐसा निम्नलिखित में से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल निकलता है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कौन ऐसा पौधा है जो जीवन में सिर्फ उससे एक ही बार फूल निकलता है? कौन ऐसा पौधा है जो जीवन में एक ही बार फूल देता है? ऑप्शन नंबर 1 है जामुन, 2 है बरगद, 3 है बांस और चौथा है लिच्ची। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जामुन, बरगद, बांस, लिच्ची या सभी? जल्दी देख के बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जल्दी देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? जामुन, बरगद, बांस, लिच्ची बताइए। जीवन में अभी आपको बताए हैं, थ्योरी में बताए थे आपको। यानी बांस एक ऐसा पौधा है जो जीवन में केवल एक ही बार फूल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी किसी, सी ऑप्शन नंबर सही मारिए। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चला है 20 की तरफ। चलिए जल्दी चलिए।
प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहां हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता में यानी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी है बिहार में, और ऑप्शन है डी दिल्ली में। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बताइए प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहां हुआ? जयपुर, कोलकाता, बिहार, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। चलिए सही है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी का जन्म जयपुर में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही ना? ऑप्शन नंबर ए करिए सही। देखिए वीडियो ठीक से चल रहा है, हिलाइएगा नहीं। चलिए चलिए बेटा अगला की तरफ, छठा क्वेश्चन, सॉरी 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। बताइए कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको लैंगिक, दूसरा लिखिए अलैंगिक, तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा सही? कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, यानी कायिक जनन किसका प्रकार है? जरा जल्दी बताइए। एक लैंगिक है, दूसरा अलैंगिक है, तीसरा दोनों है, और चौथा इनमें से कोई नहीं है। जरा जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लैंगिक अलैंगिक। चलिए आप लोग ठीक है, अभी आप लोग होनहार हैं, तो जल्दी से जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? लैंगिक अलैंगिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी ऑप्शन जल्दी करिए, टिक आउट करिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए सही है, कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अलैंगिक जनन का प्रकार कायिक जनन है ना जी, बताए थे। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सही, 16 का ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए सही है। 17 के तरफ बढ़ते हैं हम, 17 के तरफ बढ़ते हैं, 17 के तरफ बढ़ते हैं। हौसला नहीं आ रही है, अभी 21 दिन में ऐसे हो गया। चलिए जल्दी से 17 क्वेश्चन, लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल्दी बताइए कितने भागों में? 1, 2, 3, 4, कौन कितने भागों में बांटा जा सकता है लैंगिक जनन को? 1, 2, 3 या 4? जल्दी बताइए। हाँ तो ऑप्शन नंबर 3 का 3 यानी तीसरा का 3 सही, यानी लैंगिक जनन को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, आलू में अर्धसूत्री कोशिका में, सुनिएगा ध्यान से, आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 24, बी 48, सी 16, और चौथा लिखिए 32। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24, 48, 16 या 32? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कितना होगा? 48, 48, यानी आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं, आलू की अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। हमेशा याद इस बातों को रखिएगा। चलिए 19 के तरफ, लास्ट ही है, 19 के तरफ बढ़ते हैं। जीव हो सकते हैं, 19 नंबर, जीव हो सकते हैं। बताइए एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए जीव क्या हो सकते हैं? एक लिंगी होगा या द्विलिंगी होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही है? क्या जीव एक लिंगी होते हैं? क्या जीव एक द्विलिंगी होते हैं? क्या जीव दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता? जल्दी बताइए जरा। तो जीव इनमें से बताइए एक लिंगी भी होता है और द्विलिंगी भी, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में सब अपना उत्तर दीजिएगा। जिसका उत्तर सही होगा उसको अगला क्लास में प्राइज भी मिलेगा। अगला क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जिसका उत्तर सबसे ज्यादा हुआ उसका प्राइज भी मिलेगा। चलिए बढ़िया से अपना अपना कमेंट दीजिएगा। दोनों। 20 नंबर, पुष्प हो सकते हैं। पुष्प कैसा होगा? बताइए एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुष्प क्या हो सकते हैं? क्या पुष्प एक लिंगी होते हैं? क्या पुष्प द्विलिंगी होते हैं? क्या पुष्प दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं?
बताइए जल्दी से, पुष्प क्या हो सकते हैं? एक लिंगी होगा, द्विलिंगी होगा, या दोनों इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो पुष्प एक लिंगी होते हैं। यस, एक्यूरेट सही, पुष्प एक लिंगी होते हैं, सही है। हमारी एक लिंगी, पुष्प एक लिंगी होते हैं, सही कर दिए। जो कि गलत है, यानी पुष्प एक लिंगी नहीं होते हैं, यानी पुष्प एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा सी, यानी दोनों। चलिए बस 30 गो तरफ, 20 गो हो गया, 10 गो और बढ़ेंगे इसके तरफ, खत्म। जब एक युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है, ध्यान से सुनिए जरा, जब युग्मक संलयन जीव के बाहर होता है तब उस विधि को क्या कहते हैं? कहता है जब युग्मक का संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन, जब युग्मक का संलयन जीव के शरीर के बाहर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक निषेचन, दूसरा वाह निषेचन, तीसरा भ्रूण गाली खल रहे भ्रूणो उद्भव, और चौथा है अनिषेक जनन। तो बताइए जल्दी 21 का, जब युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तो उस विधि को क्या कहेंगे? या उसको आंतरिक निषेचन कहेंगे, या तो वाह निषेचन कहेंगे, या तो उसको हम भ्रूणो उद्भव कहेंगे, या चौथा है अनिषेक जनन कहेंगे। जल्दी बताइए कौन सा जनन होगा? हाँ, बाहरी, हम बताएं कि जब युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है तो उस विधि को हम कहते हैं वाह निषेचन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही, यानी दूसरा सही होगा। वाह, अपना अपना कमेंट में जवाब देते जाइएगा आप लोग, नीचे ऑप्शनों में जहां कमेंट मिले वहां पर कमेंट करिए, पहला का इतना, दूसरा का इतना, उसके बाद अगला क्लास में आपका नाम, उसके बाद जो है प्राइज भी मिलेगा क्लास में। चलिए तो आइए 22 की तरफ, ठीक है 22 की तरफ आइए, बस 8 गो और है। बताइए जेमयूल्स का निर्माण होता है, जेमयूल्स का निर्माण होता है, बताएं आपको, बताइए जेमयूल्स का निर्माण होता है, कहां होता है? क्या ईस्ट में होता है, पेनिसिलियम में होता है, तीसरा स्पंज में होता है, और चौथा हाइड्रा में होता है। बताइए जेमयूल्स का निर्माण कहां होता है? जेमयूल्स का निर्माण कहां होता है? ईस्ट में, या पेनिसिलियम में, या स्पंज में, या हाइड्रा में? बताइए चारों में से ऑप्शन सही आपका कौन है? स्पंज का मतलब वो खाने वाला नहीं, स्पंज एक जीव है। बताइए किस में होगा? जेमयूल्स का निर्माण सही, एकदम एक्यूरेट सही, स्पंज में। कौची में होगा? ऑप्शन नंबर 3 स्पंज। 23 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन पाया जाता है। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए, द्विखंडन किसमें होता है? सबसे पहला पैरामीशियम है, दूसरा जलकुंभी है, तीसरा अमीबा है, और चौथा अमीबा और पैरामीशियम दोनों है। बताइए द्विखंडन किसमें होगा? पैरामीशियम में होगा, जलकुंभी में होगा, अमीबा में होगा, या अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होगा? कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताइए, आप देख रहे हैं आप लोगों का आंसर, हम जल्दी करिए, जल्दी, बस 2 मिनट और रुकिए, तुरंत हो जाएगा। चलिए द्विखंडन बताइए। हाँ, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन होता है, ग्रेट सही, अमीबा और पैरामीशियम दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए 24, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? बताइए प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन ए है कलिका, कलिकाएं, ऑप्शन सी है द्विखंडन, और ऑप्शन 4 है कोशिका विभाजन। बताइए कौन सही होगा? कलिका, कलिकाएं, द्विखंडन, या कोशिका विभाजन? जल्दी बताइए, प्रोटिस्टा और मोनेरा में किस प्रकार का जनन होगा? चलिए बताइए सही। हाँ, कोशिका विभाजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए जी, बस 25वां, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, एकदम बहुत अच्छा था, हल्का क्वेश्चन है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? पैरामीशियम, वाटर हाइसिंथ, तीसरा है ब्रायोफिल्म, और चौथा है स्पंज। वाटर हाइसिंथ, बताइए पैरामीशियम, वाटर हाइसिंथ, ब्रायोफिल्म, या स्पंज? कंफ्यूज आप लोग कर रहे हो, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आसार,
बतैलू बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। आज जलकुंभी है ये ना है, खत्म। यानी ऑप्शन गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए। जलकुंभी बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? पैरामीशियम को, वाटर हाइसिंथ को, या ब्रायोफिल्म को, या स्पंज को? हाँ, जलकुंभी को कहते हैं, जलकुंभी है ये नहीं है। तो जो आपको वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ को हिंदी में जलकुंभी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ को जलकुंभी में सॉरी, वाटर हाइसिंथ को हिंदी में हम जलकुंभी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए अगला की तरफ हम बढ़ते हैं। यानी के को हो गया 24, 25 को हो गया ना। चलिए 25 को ही हम रह देते हैं, अब ज्यादा हो गया 25 को। इस सब जो ऑब्जेक्टिव है अब हम लोग इस सभी 25 का 25 ऑब्जेक्टिव आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको टेलीग्राम में जब टेस्ट होगा तो इस टेलीग्राम के टेस्ट में अगर आपका 25 में 25 से अगर नंबर सही हुआ तो उसको आपको क्लास में प्राइज भी दिया जाएगा। इसलिए हर एक चीजों को 25 में 25 ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करेंगे। एक बार 2-3 बार और वीडियो देखेंगे, यानी आपकी ऑप्शन बाय ऑप्शन एकदम मारते हुए जाएंगे, एकदम सही करेंगे। अपना कमेंट बॉक्स में सारा का सारा उत्तर भेजेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से तहलका मचाते हुए रहेंगे डेली। 25 को 30 को 25 को 30 का अभी बड़ी है तो अभी लगभग आज के तारीख हो गया 4, यानी 4 अभी 4/1/2024। तो 4/1/2024 अभी है 1 तारीख आवे में कितना दिन? 26 दिन। एक दिन में 26 दिन है तो अभी 25 ही दिन मानिए। तो 25 गुना अगर आप 25 करिएगा तो लगभग 5×2 = 625, यानी अभी 25 दिन है। आप 25 दिन में ऑब्जेक्टिव करेंगे तो डेली 25 को 30 25 दिन में 625 ऑब्जेक्टिव करेंगे। और 625 ही नहीं होगा, धीरे धीरे डोज बढ़ता हुआ जाएगा। आज 25 तो कल 30, फिर 35, इस तरह से करते करते ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा में पूरा एक्यूरेट सही करना है, एक भी गलती नहीं करना है। हर एक कंडीशन में आप एकदम पढ़ते रहिए, आनंद से रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। गुड नाइट। जिंदगी जिंदाबाद।